हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट हमारा भूगोल, सेट नंबर है 28। इससे पहले ऑलरेडी हमने 27 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सभी के डिमांड पर टेलीग्राम चैनल पर सेट 1 से लेकर के सेट 20 तक का पीडीएफ फाइल अपलोड कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने अभी हाल ही में 2 तारीख को ये सभी सेट 1 से लेकर के सेट 20 तक का पीडीएफ फाइल अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, सब कुछ फ्री है। ठीक है, तो आप लोग का डिमांड पूरा कर दिया गया है। बाकी जो भी बस सेट बच रहे हैं बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। उस पर काम चल रहा है, थोड़ा सा पीडीएफ वगैरह बनाने में समय लगता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन। विश्वास कीजिए आज का जो सेशन होगा ज़बरदस्त होगा, यूनिक होगा, अलग होगा, कुछ खास होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, बीज बचाओ आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या था? सवाल है, बीज बचाओ आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या था? विकल्प में है संकर बीजों का प्रचार करना, पारंपरिक बीजों एवं कृषि जैव विविधता का संरक्षण करना, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ाना, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सोचिए, समझिए और देखिए सही उत्तर क्या होगा, बाकी फिर हम डिस्कस करते हैं। सही उत्तर है बी विकल्प, पारंपरिक बीजों एवं कृषि जैव विविधता का संरक्षण करना। याद रखिए, बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड में शुरू किया गया एक जन आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक मतलब देसी बीजों को बचाना और कृषि जैव विविधता का संरक्षण करना था। हरित क्रांति के बाद हाइब्रिड और उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग बढ़ने लगा, जिससे कई देसी बीजों की किस्में समाप्त होने लगी। इन्हें बचाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। बीज बचाओ आंदोलन का अगर पूछा जाए नेता कौन थे तो याद रखिएगा विजय जड़धारी। विजय जड़धारी। ठीक है, और भी यहाँ से सवाल बन सकते हैं, जैसे बीज बचाओ आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था तो याद रखिएगा उत्तराखंड, तत्कालीन उसमें उत्तर प्रदेश था। दूसरा सवाल, बीज बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे तो याद रखिएगा विजय जड़धारी। आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? बीज बचाओ जीवन बचाओ। यह आंदोलन किससे संबंधित है तो कृषि जैव विविधता संरक्षण से। यह आंदोलन किस प्रकार की खेती को बढ़ावा देता है तो जैविक यानी कि ऑर्गेनिक और पारंपरिक खेती को बढ़ावा देता है। ठीक है ना। एक सवाल और पूछा जाता है, नवदान्य आंदोलन के संस्थापक कौन थे तो वंदना शिवा, याद रखिएगा। ठीक है, नवदान्य आंदोलन ये भी अक्सर एग्जाम में पूछता है, नवदान्य आंदोलन। इनके नेता कौन थे? वंदना शिवा। वंदना शिवा। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बीज बचाओ आंदोलन और नवदान्य आंदोलन दोनों का उद्देश्य एक ही था, देसी बीजों का संरक्षण एवं जैव विविधता की रक्षा करना। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? विकल्प में है बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे कि आज के 20 प्रश्न जो लिए गए हैं ना, 20 में 20 सभी एनसीईआरटी के बुक से लिए गए हैं। एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चंस क्लास 10th के एनसीईआरटी का ज्योग्राफी बुक से लिया गया है। ठीक है, चलिए आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, उड़ीसा। संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव उड़ीसा राज्य ने पारित किया था। यहाँ पे बात करें हम संयुक्त वन प्रबंधन क्या है, संयुक्त वन प्रबंधन क्या है तो समझिएगा। संयुक्त वन प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार और स्थानीय ग्रामीण समुदाय मिलकर वनों को संरक्षण करते हैं, प्रबंधन करते हैं और विकास करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था वनों की कटाई रोकना, स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाना, वन संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना। भारत में सबसे पहले उड़ीसा ने संयुक्त वन प्रबंधन को प्रस्ताव स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
हाँ, ये भी याद रखिएगा। संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत कब हुई थी? 1980 में, सॉरी 1988 में। ठीक है, 1988 में ये शुरुआत की गई थी, लेकिन देखेंगे तो दिशा निर्देश होता है जारी करना 1990 में की गई थी। ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य तो पता ही है, संयुक्त वन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थानीय समुदाय की भागीदारी से वन संरक्षण करना। ठीक है, इसमें कौन शामिल होते हैं? तो वन विभाग प्लस में स्थानीय ग्रामीण। ठीक है ना। चलिए, इससे क्या लाभ होता है? संयुक्त वन प्रबंधन का लाभ क्या है? तो इसका लाभ है वन का संरक्षण हो जाता है, रोजगार मिल जाता है, ईंधन लकड़ी मिल जाती है, चारा वगैरह उपलब्ध हो जाता है। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या बताना है? अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, वन संरक्षण में केवल सरकार की भूमिका होती है, स्थानीय समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी आवश्यक है। एक से अधिक कथन सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर ध्यान से सुने होंगे तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। चलिए बताइए। चलिए देखते हैं पहला विकल्प क्या कहता है। पहला विकल्प कह रहा है कि वन संरक्षण में केवल सरकार की भूमिका होनी चाहिए। ये कथन बिल्कुल क्या है? गलत है ना। वन संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, स्थानीय लोगों की भागीदारी भी आवश्यक है। ठीक है। बी विकल्प को देखिए, स्थानीय समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती। अरे स्थानीय वो समुदाय की तो मुख्य भूमिका होती है इसमें, है ना। तो ये भी कथन गलत हो गया। सी में लिखा है, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है ना। यही सही कथन है। सतत विकास के लिए जन भागीदारी आवश्यक है, यही आधुनिक संसाधन प्रबंधन का मूल सिद्धांत भी है। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा था कौन सा कथन सही है? सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए आगे देखें। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? असत्य कथन। असत्य कथन को पहचानना है। पहला दे रखा है, भारत विश्व की लगभग 8% जीव प्रजातियों की आवास है। भारत में विश्व की 50% जीव प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत में लगभग 16 लाख जीव प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक से अधिक कथन सही है, सॉरी असत्य है, या फिर उपर्युक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। चलिए बात करते हैं पहला विकल्प का। दे रखा है, भारत विश्व की लगभग 8% जीव प्रजातियां की आवास है। ये कथन बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। भारत में विश्व की 50% जीव प्रजातियां पाई जाती, फिर ये कथन गलत हो जाएगा। भारत में लगभग 16 लाख जीव प्रजातियां पाई जाती हैं, फिर ये कथन सही है। ठीक है ना, याद रखिएगा। भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की लगभग 8% संख्या पाई जाती है। 8% मतलब लगभग 16 लाख। ठीक है, तो 16 लाख की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, पूरी दुनिया में जितनी पाई जाती हैं उसका। ठीक है, तो ए और सी यहाँ पे कथन सत्य है। पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे बी कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका संबंध नवदान्य आंदोलन से है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर शायद 1 या 2 ध्यान से सुने होंगे तो भी इसका आंसर आप दे पाएंगे। बताना है किसका संबंध नवदान्य आंदोलन से है। विकल्प में देखिए क्या दे रखा है, मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, वंदना शिवा, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है वंदना शिवा। विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है ना। नवदान्य आंदोलन किसका से संबंधित कौन है? वंदना शिवा है। नवदान्य आंदोलन के बारे में पहले बता चुके हैं। नवदान्य एक आंदोलन संस्था है जो देसी बीजों के संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा, किसानों के अधिकारों तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। ठीक है। बात करें यहाँ पे मेधा पाटेकर के बारे में, तो याद रखिएगा मेधा पाटेकर का संबंध आप जानते होंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ठीक है। वहीं बात करें सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, तो याद होगा ये चिपको आंदोलन से संबंधित है ना, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है यहाँ पे? वंदना शिवा। वंदना शिवा ने, याद रखिएगा 1987 में, कब? 1987 में नवदान्य आंदोलन की स्थापना की थी। ठीक है, ये देसी बीज संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देता है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल बहुत अच्छा है।
निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन पूछा है। पहला दे रखा है गंगा डॉल्फिन सुभेद्य जाति का उदाहरण है, काला हिरन सामान्य जाति का उदाहरण है, एशियाई हाथी संकटग्रस्त जाति का उदाहरण है। एक से अधिक सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, न्यू सिलेबस जो जारी हुआ है ना क्लास 10th का ज्योग्राफी का बुक, जो NCERT का बुक है, उसमें ये टॉपिक हटा दिया है। ठीक है, फिर हम ये क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है यहाँ। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला में देखिए क्या दे रखा है, गंगा डॉल्फिन सुभेद्य जाति का उदाहरण है। ये कथन बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। अब बात करें सुभेद्य जाति किसे कहते हैं, तो याद रखिए सुभेद्य जातियाँ वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही हैं यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदल दी जाती हैं, और इनकी संख्या अगर घटती रहती हैं तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। ठीक है, इसके उदाहरण हैं नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन। तो इन सभी का नाम याद रखिए, ये सभी सुभेद्य जातियों के उदाहरण हैं। कौन कौन? नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी का डॉल्फिन। ठीक है ना, तो ये एक कथन सही है। चलिए बात करते हैं बी कथन का, काला हिरन सामान्य जाति का उदाहरण है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, काला हिरन इस सामान्य जाति का उदाहरण नहीं है। ठीक है, याद रखिए सामान्य जाति वे जातियां होती हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, जैसे कि पशु है, साल है, चीड़ है, कृंतक है। कृंतक मतलब रोडेंट्स जो होते हैं, जैसे चूहा वगैरह हो गया, तो ये सभी सामान्य जाति के उदाहरण होते हैं। तो काला हिरन जो होता है ना, ये संकटग्रस्त जाति में है। ठीक है, काला हिरन को संकटग्रस्त जाति में रखा गया है। संकटग्रस्त जाति कौन होते हैं? ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन हो जाएगा, जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई, जो संगाई जिसे मणिपुरी हिरन भी कहते हैं। ये सभी जितने भी नाम बताए ना, सभी संकटग्रस्त जाति के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है, याद रखिएगा। काला हिरन जो है ना, ये संकटग्रस्त जाति के उदाहरण है। सी विकल्प में देखिए दे रखा है एशियाई हाथी संकटग्रस्त जाति का उदाहरण है। बिल्कुल है ना। जैसे कि संकटग्रस्त जाति में उदाहरण का नाम बताएं हम लोग, काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, ठीक है, और गैंडा हो गया, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई हो गया। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि एशियाई हाथी जो है ना, ये सुभेद्य जाति में शामिल किया गया इसे। एशियाई हाथी जो है ना, ये सुभेद्य जाति में जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भी कथन गलत है। पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे देखेंगे तो डी विकल्प असत्य हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे जल्दी से एक लिस्ट दे देते हैं। ठीक है, कौन किसी से उदाहरण है, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले लिखिएगा सामान्य जाति। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप लोग थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा, या फिर वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा और फिर बढ़ा करके देख लीजिएगा। सामान्य जाति में याद रखिएगा जैसे कि पशु, साल, ठीक है, और चीड़, और भी याद रख सकते हैं ऐसी जातियां जिनके जीने के लिए सामान्य परिस्थितियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा है संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त, इसमें कौन कौन शामिल है? तो इसमें शामिल आप देखेंगे तो मुख्य रूप से काला हिरन, काला हिरन, ठीक है, और मगरमच्छ, मगरमच्छ हो गया आपका, भारतीय जंगली गधा हो गया, भारतीय जंगली गधा, ठीक है, और गैंडा। जितना एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है लगभग उसका लिस्ट हम दे ही दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और शेर पूंछ वाला, शेर पूंछ वाला आपका बंदर। ठीक है, इसके बाद है आपका यहाँ पे याद रखिएगा सुभेद्य, सुभेद्य। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं? तो नीली भेड़, नीली भेड़, इसके बाद है आपका एशियाई हाथी जो इम्पोर्टेंट है,
एशियाई हाथी, गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन याद रखिएगा, है ना। गंगा डॉल्फिन, और एक नाम याद नहीं आ रहा है, एक और था कोई, ठीक है, उसका नाम भूल रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सुवेद्य के बाद दुर्लभ जाति, दुर्लभ जाति, ये दुर्लभ जाति क्या होती हैं? ये इन जातियों की संख्या बहुत कम है या सुवेद्य है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित की जाती हैं तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाती हैं, ठीक है। तो इसका कोई नाम नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में। एक होता है स्थानिक जाति, स्थानिक मतलब कि जो किसी खास स्थान पर ही मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि अंडमानी टील हो गया, निकोबारी कबूतर हो गया, अंडमानी जंगली सुअर हो गया, अरुणाचल का एक मिथुन है, वो याद रखिएगा। और लुप्त जाति एक होता है लुप्त जाति, ठीक है ना। तो लुप्त जातियाँ वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर भी अनुपस्थिति पाई गई हैं, मतलब मिला नहीं। ये उपजातियाँ स्थानिक क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी दुनिया से ही या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दुर्लभ वाला जरूर, ये लुप्त वाला याद रखिएगा, जो बिल्कुल लुप्त हो गए हैं। इनमें से नाम याद रखिएगा, एक तो एशियाई चीता, एशियाई चीता, और दूसरा गुलाबी सिर वाली, गुलाबी सिर वाली बतख, ठीक है। चलिए आगे देखें। अगला सवाल है, मधुका इंसिग्निस किसकी जंगली किस्म है? मतलब मधुका इंसिग्निस किसकी जंगली किस्म है, ये आपको बताना है। साल का, महुआ का, बांस का, या एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ही डीपली हमने ये सवाल को निकाला है किताब से ढूंढ करके, है ना। क्या पता इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए। तो याद रखिएगा, सही उत्तर है महुआ, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही होगा, ठीक है। मधुका इंसिग्निस एक दुर्लभ वनस्पति प्रजाति है और ये महुआ की जंगली किस्म मानी जाती है, ठीक है। महुआ खास करके भारत में आप देखेंगे तो विशेष करके झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष माने जाते हैं, ठीक है। इसका फल, फूल, बीज सभी आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होते हैं, है ना। चलिए, इसी महुआ से दारू भी बनता है ना। महुआ के फूल से देखेंगे तो पेय पदार्थ बनता है, खाद्य पदार्थ बनता है, औषधि वगैरह भी बनती है इससे, और झारखंडी लोग तो बड़ा ही चाव से इसको पीते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, IUCN का कार्य क्या है? वन रोपण करना, प्रजातियों का वर्गीकरण करना, सिंचाई का बढ़ावा देना, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर बी, प्रजातियों का वर्गीकरण करना, ठीक है ना। IUCN का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, बार बार बताते हैं, ठीक है। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसका काम क्या है? ये विश्व की प्रमुख संस्था है जो जीव जंतुओं और वनस्पतियों की संरक्षण स्थिति का आकलन करती है तथा उन्हें विभिन्न श्रेणी में वर्गीकृत करती है, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसका स्थापना अगर पूछ लिया जाए आपसे तो बताइएगा, इसका स्थापना हुआ है 1948 में, ठीक है। अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए तो मुख्यालय बताइए ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? बताना है, ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? विकल्प में है 1987, 1994, 1992, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, 1987, ठीक है। ब्रंटलैंड आयोग का आधिकारिक नाम क्या है? वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। और इसकी जो रिपोर्ट है प्रकाशित कब की गई थी? 1987 में प्रकाशित की गई थी, ठीक है।
ये भी याद रखिएगा। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई थी। इसी रिपोर्ट ने सतत विकास की अवधारणा को विश्व स्तर पर लोकप्रिय भी बनाया था। ठीक है, तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, जबकि 1992 में याद होगा 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में। ठीक है, और इसी पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 कॉन्सेप्ट में आया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है लेटेराइट मिट्टी का पीएच कितना होता है? 6 से कम, 6 से अधिक, 7 से अधिक, एक उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए सही उत्तर है 6 से कम। ठीक है ना, लेटेराइट मिट्टी का जो पीएच होता है ना 6 से कम होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लेटेराइट मिट्टी जो होती है ना अम्लीय प्रकृति की होती है, याद रखिएगा इसका पीएच प्राय 6 से कम पाया जाता है। तो ये विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और इससे लेटेराइट मिट्टी से और सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है? पहला तो पूछा जा सकता है कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और असम के क्षेत्रों में पाई जाती है। खास करके जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होता है ना वहाँ पे ही पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होता है ना वहाँ पे ये पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी, पहला। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? ठीक है, लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा लाल भूरा कलर का इसका रंग होता है, लाल भूरा। ठीक है, और लेटेराइट मिट्टी बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं लीचिंग कहते हैं या फिर अपक्षलन कहते हैं। ठीक है, और इस मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी है? तो मुख्य रूप से उसमें चाय, कॉफ़ी, काजू, रबड़ उगाई जाती हैं। कौन कौन? चाय, कॉफ़ी, काजू और रबड़। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी की ये प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इस समय भारत में लगभग कितना भूमि निम्नीकृत है? सवाल देख करके तो मज़ा आ ही रहा होगा कुछ लोगों को जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, है ना। सवाल ज़बरदस्त वाला मिल रहा होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है, हवा नहीं लग रहा होगा आज के सेशन में। ईमानदारी से बताइए कि कितने लोगों का इसका हवा नहीं लग रहा कि पता नहीं सवाल कहाँ से आया है, जबकि क्लास 10 के NCERT के बुक से ही सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, और फैक्ट पर आधारित ज़्यादा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर आधारित ज़्यादा क्वेश्चन हमने आज इसमें शामिल किया है। ठीक है, तो बताइए इस समय भारत में लगभग कितने भूमि निम्नीकृत है? निम्नीकृत का क्या मतलब होता है? भूमि निम्नीकरण का अर्थ होता है भूमि की गुणवत्ता और उत्पादकता में कमी आ जाना। इसका प्रमुख कारण क्या क्या हो सकता है? मृदा अपरदन, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, खनन, जल भराव या लवणता। ठीक है, तो याद रखिएगा NCERT के अनुसार भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्या है? निम्नीकृत हो चुकी है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए चाहे तो बाकी और भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं, जैसे कि याद रख सकते हैं, जैसे कि भूमि निम्नीकरण का सबसे बड़ा कारण क्या है? मृदा अपरदन। राजस्थान में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? अतिचारण। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में प्रमुख कारण क्या है भूमि निम्नीकरण का? तो खनन। और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रमुख कारण क्या है भूमि निम्नीकरण का? तो अधिक सिंचाई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 80% है? बताइए किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 80% है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र बताएंगे अभी कि क्या होता है, पहले इस सवाल का जवाब तो दे लीजिए। चलिए सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। मतलब पंजाब और हरियाणा दो ऐसे राज्य हैं, पंजाब और हरियाणा दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 80% है। ठीक है, अब समझिए शुद्ध बोया गया क्षेत्र का क्या मतलब है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र वह क्षेत्र है जिस पर एक वर्ष में कम से कम एक बार खेती की जाती है। भारत में कुछ राज्यों में कृषि का विस्तार बहुत अधिक है, विशेष करके पंजाब और हरियाणा में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग आप देखेंगे ना तो 80% भाग पर खेती किया जाता है। ठीक है, जितना भी भूमि है वहाँ पे उतना का 80% जगहों पर वहाँ पे खेती बाड़ी होती है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में 10% से भी कम होता है। याद रखिएगा यहाँ पे कुल भूमि का 10% से कम ही क्षेत्र में यहाँ पे कृषि की जाती है, यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र है यहाँ पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल है
यदि अन्य प्रतिभूमि को भी शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तो भारत के कुल सूचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत हिस्से पर खेती हो सकती है। बताना है यदि अन्य प्रतिभूमि को भी शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तो भारत के कुल सूचित क्षेत्रों के कितने प्रतिशत हिस्से पर खेती हो सकती है। विकल्प में 33%, 40%, 54%, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। पहले सवाल का जवाब दीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे कि सवाल क्या बोल रहे हैं। पहले आप लोग सवाल का जवाब तो दीजिए। चलिए, सही उत्तर है 54%। ठीक है ना। यदि अन्य प्रतिभूमि को भी शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तो भारत के कुल सूचित क्षेत्रों के कितने प्रतिशत हिस्से पर खेती की हो सकती है, तो 54% पर। शुद्ध बोया गया क्षेत्र तो समझ गया क्या होता है, ये वह भूमि होता है जिस पर वर्ष में कम से कम एक बार खेती की जाती है। अब बात करें यहाँ पे अन्य प्रतिभूमि क्या है, तो अन्य प्रतिभूमि वह भूमि है जिसे 1 से 5 वर्षों तक बिना खेती के छोड़ दिया गया हो ताकि उसकी उर्वरता वापस आ सके, उस फर्टाइल बन सके। यदि इस प्रतिभूमि को भी खेती में शामिल कर लिया जाए तो भी खेती योग्य क्षेत्र बढ़ जाता है और वो मात्र 54% तक ही रह पाता है। मतलब सोचिए कि मात्र हम लोग 54% पर ही शुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं अपने खेतों को। समझ में आ रहा है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब समझ में आ रहा है ना ये क्या है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब कि जहाँ पे जिस खेत में कम से कम साल में एक बार हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, फसल लगा रहे हैं, और बाकी इसको छोड़ करके जैसे 1 से 5 साल तक हम लोग छोड़ दे रहे हैं, खेती नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसकी जो फर्टिलिटी है या फिर उर्वरता जो है उसको उसमें वापस आ सके। अगर उसको भी इसमें हम शामिल कर लेते हैं, किसमें, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में, तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्से पर खेती हो सकता है, मात्र 54% पर ही खेती हो सकता है। अगर 100 एकड़ जमीन है तो 54 एकड़ पर ही खेती हो सकता है, जबकि हम क्या कर रहे हैं, अन्य प्रतिभूमि को भी शामिल कर रहे हैं तब भी। समझ में आया? तो ये इसका सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोपानी खेती की जाती है। ठीक है, बताना है कि किस प्रांत में सोपानी खेती की जाती है। विकल्प में है हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान, उत्तराखंड, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। शायद सोपानी खेती से थोड़ा सा मुश्किल में पड़ गए होंगे आप, लेकिन पहले उत्तर दीजिए फिर बताएंगे कि सोपानी खेती होता क्या है। चलिए, सही उत्तर है उत्तराखंड। याद रखिएगा, उत्तराखंड में सोपानी खेती की जाती है। सोपानी खेती होता क्या है, सोपानी खेती मतलब सीढ़ीदार खेती। सोपानी खेती पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत बना करके की जाने वाली खेती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मृदा अपरदन को रोकना, वर्षा जल का संरक्षण करना, पहाड़ी क्षेत्रों में खेती को संभव बनाना। ठीक है ना। और ये खेती मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, तो पर्वतीय राज्यों में की जाती है। तो पर्वतीय राज्यों में देखेंगे तो उत्तराखंड विकल्प में दिया हुआ है, हरियाणा उत्तर प्रदेश का मैदान तो ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, तो उससे विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, तो याद रखिएगा ना, सोपानी खेती मतलब सीढ़ीदार खेती जो होती है। चलिए अगला सवाल है, भारत के विशाल मैदान किस मृदाओं से बना हुआ है, यानी कि किस मिट्टी से बना हुआ है। काली मिट्टी से, लाल मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो आसान सा सवाल है, 100 में 100 स्टूडेंट का सही जवाब आएगा, मुझे पता है। कुछ नालायकों का भी आंसर गलत हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, इसका सही उत्तर क्या है, सी विकल्प, जलोढ़ मिट्टी। भारत के विशाल मैदान जो है ना, जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई है। ठीक है, यानी कह सकते हैं उत्तर जो भारत का मैदान है ना, उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है बिल्कुल जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई है। भारत के विशाल मैदानों का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद या निक्षेप के द्वारा बना है। ठीक है ना, तो नदियों द्वारा लाई गई इस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ जलोढ़ मिट्टी से सवाल पूछ लिए जाते हैं। पहला सवाल पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। दूसरा सवाल, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। तीसरा सवाल, जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रमुख प्रकार कौन से हैं, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। चौथा सवाल पूछा जा सकता है, जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन सी हैं, तो गेहूँ, धान, गन्ना, मक्का और दलहन। पांचवा सवाल, काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, कपास के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, त्र्यंबकेश्वर नासिक जिला जो कि महाराष्ट्र में है, महाबालेश्वर जो कि ये भी सतारा जिला महाराष्ट्र में ही है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कोडागू जिला जो कि ये आपका कर्नाटक में है,
एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए सही उत्तर है विकल्प नंबर सी सही है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जो कि कोडगू जिला में स्थित है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। त्र्यंबकेश्वर के बारे में बात करें तो ये किसका उद्गम स्थल है, गोदावरी का, गोदावरी। जबकि महाबालेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी। जबकि ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। ठीक है, ये तीनों उत्तर से दक्षिण का सही क्रम भी है। सबसे ऊपर में गोदावरी, उसके नीचे कृष्णा और इसी के नीचे कावेरी नदी, ये भी याद रख सकते हैं। और ये दक्षिण भारत की सभी महत्वपूर्ण नदियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल है, एक अनुमान के अनुसार भारत में क्रमशः कितना प्रतिशत वनस्पति जात और स्तनधारी को लुप्त होने का खतरा है, 10% तथा 20%, 20% तथा 10%, 10% तथा 30%, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, है ना। कुछ ज़्यादा ही डीपली क्वेश्चन पूछा गया है ना आज के सेशन में। ईमानदारी से बताइएगा कितने लोगों को मज़ा आया आज का सेशन और कितनी तैयारी है आपकी, अब खुद से जांच करके जरूर बताइएगा। चलिए सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर ए सही है। एक अनुमान के अनुसार भारत में देखेंगे तो 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारी को लुप्त होने का खतरा है। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी NCERT के बुक में दिया गया है। ठीक है ना, हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। बताना है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है कर्नाटक, विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। अब हमारे पास कुछ लिस्ट है, ठीक है ना, 6 लिस्ट है यहाँ पे। तारापुर परमाणु विद्युत गृह, राणा प्रताप सागर, कल्पक्कम, नरोरा, काकरापार, कुडमकुलम परमाणु विद्युत गृह, इनकी ये सभी किस राज्य में स्थित है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद आप लोग बताएंगे भी नहीं, छोड़ देंगे ऐसे ही। मुझे पता है कि आप लोग बहुत आलसी लोग हैं। चलिए हम ये बता देते हैं, तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, कम से कम आप लोग कलर चेंज कर देते हैं तो थोड़ा अच्छा दिखे। महाराष्ट्र कम से कम आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग सोचते चलिएगा। राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो ये है राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में है। कल्पक्कम कहाँ पे है, कल्पक्कम देखेंगे तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। और नरोरा कहाँ पे है, ये है उत्तर प्रदेश में। शॉर्ट में लिख दे उत्तर प्रदेश, यूपी लिख ही देते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और काकरापार कहाँ पे है, काकरापार है गुजरात में। जबकि कुडमकुलम कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में। यानी कि कल्पक्कम और कुडमकुलम ये दोनों कहाँ पे है, ये दोनों है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, याद रहेगा। अब सवाल यहाँ से और भी क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि पहला सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह कौन सा है, तो याद रखिएगा तारापुर। कौन सा, तारापुर। काकरापार परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है, गुजरात में है। ठीक है, इसी तरीके से नरोरा पूछा जा सकता है, कुडमकुलम, तो इस सभी का नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अब। चलिए अगला सवाल है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। बताना है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये। परमाणु शक्ति हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, खनिज तेल हेतु। मुंबई हाई भारत का प्रमुख खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है। देश के पेट्रोलियम उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है।
ठीक है, विकल्प नंबर सी सही होगा। ये भी याद रखिए, मुंबई हाई कहाँ स्थित है, तो ये अरबियन सी या फिर अरब सागर में स्थित है। मुंबई हाई की खोज कब की गई थी, ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसी खोज 1974 में की गई थी। ठीक है, किनके द्वारा की गई थी, तो ONGC के द्वारा की गई थी। क्या मतलब, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है ना। मुंबई हाई किस प्रकार का तेल क्षेत्र है, तो ये अपतटीय क्षेत्र है। ठीक है, और भारत का प्रमुख तेल क्षेत्रों के बारे में बात करें तो मुंबई हाई, डिगबोई, अंकलेश्वर और नहरकटिया, ये सभी का नाम याद रखिएगा। चलिए एक सवाल और लेते हैं आप लोगों के लिए। सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। बताना है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। दक्षिण भारत का याद रखिएगा, तुंगभद्रा, चंबल, श्रावती, ये एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, सोचिए समझिए, बताइए। अंत भला तो सब भला, गलती मत कीजिएगा। चलिए सही उत्तर है तुंगभद्रा, विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। तुंगभद्रा परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो ये सही हो जाएगा। बाकी और भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि तुंगभद्रा नदी किन नदियों से संबंधित है, तो तुंगा और भद्रा नदियों के संगम से बना है तुंगभद्रा। ठीक है, तो तुंगा और भद्रा नदियों के संगम से तुंगभद्रा नदी बनती है। और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना नदी का। सारवती परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो जल विद्युत उत्पादन के लिए। ठीक है, तो ये सभी सवाल बनते हैं, याद रखा कीजिए। बाकी ये था आज का हमारा 20 प्रश्न सेशन। कैसा लगा ज़रूर बताइए, और 20 में कितना सही कर पाएँ ये भी कमेंट करके बताइएगा। और बाकी इस सभी का PDF फाइल पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।